सभी शिष्यों, अभिभावकों, अध्यापक मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों को नमस्कार। मैं आपका मित्र प्रवेश चंद्र जोशी, सत्य प्रेमी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हमारा अपठित गद्यांश जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको बता रहे हैं। कक्षा 9 और 10 में अपठित गद्यांश और 11-12 में भी अपठित गद्यांश प्रथम प्रश्न के रूप में होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपठित गद्यांश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जो समझने पर, बोध पर, ज्ञान पर और भाव ग्रहण पर, अर्थ ग्रहण पर आधारित होता है, जो कि व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, अर्थ ग्रहण क्षमता आदि को दर्शाता है। तो चलिए चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर, जहाँ पर हम आज अपठित गद्यांश को कैसे बनाया जाए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और अपठित गद्यांश को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं हमेशा की तरह सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज काफ़ी समय के बाद, ये समझिए कि 2020 में मिले थे अक्टूबर माह में, 2021 में मिल रहे हैं। इस बीच मौसम, क्योंकि जो अपना स्टडी रूम है ठंडा है, अल्मोड़ा में ठंडा है, दूसरा विद्यालय का गमनागमन रोज, उससे भी शारीरिक और मानसिक थकान होती ही है, समय भी नहीं मिल पाता है। और लेकिन अब पढ़ाई का अच्छा समय आ गया है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगा कि आपके लिए अब नया लेके चलना चाहिए। मेरे काफ़ी विद्यार्थी मेरे से कहते रहे, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कक्षा में पढ़ाता हूँ, तो विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी इसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए। फिर कहते हैं आप यूट्यूब में क्यों नहीं डाल रहे आजकल। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूँ, रविवार है, अवकाश के क्षणों का उपयोग कर रहे हैं। तो हम परीक्षा की दृष्टि से इस बीच बताएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो आपका है 9-10 का विशेषकर, वो हम काफ़ी बता चुके हैं। जो 30% आपका काटा जाएगा उस आधार पर काफ़ी पाठ्यक्रम हम आपको बता चुके हैं। अब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। थोड़ा परीक्षा में व्याकरण में जहाँ पर विद्यार्थियों को परेशानियां होती हैं उस ओर चलते हैं। तो व्याकरण में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश जो है प्रश्न संख्या 1 के रूप में आपके पास आता है। और ये गद्यांश जो है आज का आपका कक्षा 9 और 10 में दिया गया गद्यांश, प्यारे बच्चों, यदि आप इस अवस्था में, जो आपकी उम्र है अभी 13-14 साल से 16 साल तक की, इस अवस्था में यदि आप सीख लेते हैं तो भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं में आप करेंगे या 12 में जाएंगे, 11 में जाएंगे, वहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो मेरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको भी इससे काफी लाभ मिलेगा। मैं इस दृष्टि से बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी हो, और साथ ही जो मेरे प्रिय छात्र पढ़ रहे हैं अभी, विशेषकर 9, 10, 11, 12, उनके लिए भी ये उपयोगी हो। तो आज बात करते हैं कक्षा 9, 10, तो मैंने लिखा है क्योंकि मैं 9, 10 का पाठ्यक्रम चला रहा हूँ अभी। विशेषकर ये 9, 10, 11, 12 और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ ही है कि अ माने नहीं, पठित माने पढ़ा हुआ, जो पढ़ा गया गद्यांश नहीं है। कितनी बार विद्यार्थी मुझसे कहते हैं गुरुजी हमने तो पढ़ रखा है। अपठित का अर्थ यहाँ पर यह होता है, आपने पढ़ रखा, अच्छी बात है, ये आपकी अध्ययनशीलता हो सकती है, या आपने हो सकता है कहीं अन्य विषय में पढ़ा हो, अन्य कक्षाओं में पढ़ा हो। अपठित का अर्थ ये है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। पाठ्यक्रम में जो आपका पाठ है हिंदी के, उसमें वो नहीं होगा, अर्थात अध्यापक के द्वारा आपको एक नियमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से वो पढ़ाया गया नहीं होगा। भले आपने कहीं और कक्षाओं पढ़ा हो या अन्य जगह पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उसमें वो पढ़ा गया नहीं होता, इसलिए उसका नाम अपठित होता है। और वो गद्यांश होता है, गद्य का अंश है, एक गद्य लिया जाता है, उसका एक भाग होता है। तो हम अपठित गद्यांश क्यों, आखिर क्यों आता है परीक्षा में। अब ये वाला जो प्रश्न है ये उनके लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्रिय छात्र, कि अपठित गद्यांश क्यों आता है, इसकी आवश्यकता क्या है परीक्षा में। वास्तव में आप कुछ विद्यार्थी मेरे समझ रहे हैं कि जो है बौद्धिक चिंतन, कि हमारा बौद्धिक चिंतन कितना है, वो दे दिया गया, हमें पैराग्राफ दिया गया, एक अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़ करके हम क्या समझते हैं, क्या हमारे मन मस्तिष्क में उससे संबंधित भाव आता है,
क्या प्रश्न आते हैं, क्या हम उस पर तादाद में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसको किस प्रकार समझते हैं, या पूर्व में कोई घटना हुई थी, आज उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या तात्पर्य है, या क्या सामंजस्य है, या क्या समन्वय बन रहा है आपस में, क्या इसकी आवश्यकता है, इस पर आधारित होता है। सारगर्भित भी हो सकता है, समझ, अनुभव और भाव परीक्षण एवं विकास पर आधारित हो। आपका मानसिक विकास कितना हुआ, आपका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, आपका व्यवहारिक विकास, आपकी भावनात्मक विकास कितना हुआ है, उसको जांचने के लिए, उसके परीक्षण के लिए जो है यह अपठित गद्यांश होता है और इसकी आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं अपठित गद्यांश के मुख्य बिंदु, अर्थात इसकी अवधारणा के लिए जो आधार बिंदु होते हैं कि किस आधार पर किसी गद्यांश को दिया जाता है पाठ्यक्रम में या परीक्षा में, उसका कारण क्या होता है, अर्थात किस बिंदु पर, मुख्य किस तत्व पर, किन अवयवों पर, अर्थात उसका मुख्य आधार क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो होते हैं इसके मैंने आधार दिए हैं, विषय वस्तु, भाषिक संरचना या विचार, शीर्षक और प्रश्न प्रणाली। ये इसके मुख्य आधार होते हैं किसी भी गद्यांश को देने के। और भी आधार हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आधार होते हैं जिसके आधार पर एक कक्षा 6, 7, 8 वाले को दिया जाए गद्यांश, या 9, 10 वाले को दिया जाए गद्यांश, या 11, 12 वाले विद्यार्थी को दिया जाए, या फिर BA, MA में दिया जाए, स्नातक प्रास्नातक में, या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा में दिया जाए। उसका जो आधार होता है मुख्य, वो इन पर आधारित होता है। जैसे विषय वस्तु, किसी भी गद्यांश का अपने एक विषय वस्तु होती है, अर्थात किसी परिवेश पर आधारित होगा, विज्ञान पर आधारित होगा, इतिहास पर आधारित होगा, समाज पर आधारित होगा, आर्थिक होगा और राजनीतिक होगा, या समसामयिक हो सकता है। तो विषय वस्तु वो होती है भाव ग्रहण संबंधी और अर्थ ग्रहण संबंधी, दो प्रकार से होती है। अब जो हम उसके अंदर हम पढ़ते हैं उसको, और किसी भी गद्यांश को समझने के लिए उसका बार बार पढ़ा जाना, कम से कम 3 बार तो उसको पढ़ना ही चाहिए, 3 या 4 बार उसको धैर्य पूर्वक, शालीनता से, बिल्कुल मन सहज करके उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए, उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। अन्य बातें मैं आपको अभी और आगे बताऊंगा, पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चल रहे हैं। तो भाव ग्रहण संबंधी, और एक होता है अर्थ ग्रहण। एक तो उसका भाव कि गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है, या जो आपको दिया गया है उसका भाव क्या बन रहा है। दूसरा अर्थ ग्रहण संबंधी, अर्थात उसका अर्थ क्या बन रहा है, वो भाषिक अर्थ भी हो सकता है, उसका सामाजिक अर्थ हो सकता है, उसका भाव ग्रहण संबंधी, जो भावनात्मक अर्थ, कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी उसमें भाव होंगे, यानी कि अर्थ ग्रहण संबंधी। और इन दोनों का जो समायोजन होता है उसमें मुख्यतः बोधात्मक, कि इन चीजों को, इन दोनों को प्राप्त करके आपने कितना बोध, आपको इससे संबंधित कितना बोध है, अर्थात ज्ञान है, अर्थात उसका आप नॉलेज कितना रखते हैं इस बात पर, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। इसलिए इसको सूचनाओं आदि भी लिखा है। सूचना माने ज्ञान, ज्ञान एक प्रकार से सूचना है यहाँ पर। तो ज्ञान का और बोध है कि आप अन्य उसको देख करके, आप जैसे टॉफी देख करके आपके मुंह में पानी आता है, बोध है कि टॉफी मीठी होती है। तो बोध का ये भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों रूपों को पहचानने के लिए इसकी विषय वस्तु दी जाती है। क्रियात्मक रूप में जैसे कभी छोटे बच्चों के लिए आ सकता है, छोटे से गद्यांश को उन्होंने पढ़ा, एक चिड़िया से संबंधित है, तो चिड़िया क्या क्या खाती है, ये कक्षा 6 में एक पाठ है चिड़िया पर आधारित, पक्षी का, वह पक्षी जो, तो उसमें एक कविता है वो, तो उसमें यही है कि चिड़िया क्या खाती है, या आप एक चिड़िया का चित्र कैसे बना सकते हैं, तो क्रियात्मक रूप। फिर है भाषिक संरचना या विचार। अब बड़ी कक्षाओं के हिसाब से फिर पुनः चलते हैं, भाषिक संरचना या विचार। भाषिक संरचना, चाहे वो छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, उसमें भाषा क्या है, सरल भाषा है, सहज है, तत्सम शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, उसके वाक्य किस प्रकार के हैं, वाक्यों की संरचना किस प्रकार से हो रही है, क्या उसके वाक्य में कहीं कोई लोकोक्ति आती है, मुहावरा आता है, या क्या आ रहा है। ये तो भाषाई कौशल, अर्थात आपका भाषाई कौशल कैसा है कि आप भाषा को पकड़ पाते नहीं पकड़, खड़ी बोली का है, तत्सम का है, संस्कृत निष्ठ है, क्या है भाषाई कौशल। यथा जैसे शब्द, वाक्य, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, श्रुति भिन्नार्थक, श्रुति सम, देशज आदि, इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। अर्थात आपका भाषाई कौशल कैसा है, ये आपको परखने के लिए परीक्षा में दिया जाता है, चाहे वो छोटी कक्षा हो, चाहे वो बीच की कक्षाएं हो, हमारे 9, 10, 11, 12 की, चाहे वो स्नातक प्रास्नातक की कक्षाएं हो, या फिर वो प्रतियोगी परीक्षा हो। फिर उसके बाद इन सब के जो एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है शीर्षक। शीर्षक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पुस्तिकाओं का जब अवलोकन करते हैं
यहाँ तक कि बोर्ड की परीक्षाओं की भी पुस्तिकाओं को जब देखते हैं हम, तो उसमें भी बच्चा शीर्षक उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए आता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अध्यापक मित्रों द्वारा उनको शीर्षक कभी या तो बताया नहीं गया या उनको बताने का अवसर नहीं मिल पाया। दो ही बातें हो सकती हैं कि शीर्षक शब्द तो बच्चे को आ ही जाना चाहिए, और हो सकता है जिस दिन बताया उस दिन विद्यार्थी न विद्यालय आया हो, या विद्यार्थी इसकी समझ रखने की इच्छा नहीं रखता हो, या उसको समझ ना हो, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन शीर्षक को समझाना भी बहुत आवश्यक है। शीर्षक क्या है? जैसे हमने कहानी ली, 2 बैलों की कथा, उसमें 2 बैलों के बारे में दिया गया है। कक्षा 9 में एक कहानी है प्रेमचंद जी की। तो कहानी को पढ़ करके हमारे मन में उसका एक छोटा सा नाम, जैसे आपके पाठों के नाम होते हैं, 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, या सांवले सपनों की याद, और भी मेरे बचपन के दिन, एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की, इस प्रकार से, या प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो भाव आता है, या यतीन्द्र मिश्र के नौबत खाने में इबादत, तो जो नाम आता है हमारे मस्तिष्क में, उसका एक नाम रखना चाहिए सटीक, इसी को शीर्षक कहते हैं। शीर्षक नाम है इसका। ये शीर्ष मतलब इसके ऊपर से क्या अंकना की जाए, क्या लिखा जाए, इसका एक नाम क्या दिया जाए, वो शीर्षक होता है। शीर्षक के लिए भी सेम यही बातें होती हैं। पाठ्य को पढ़कर, समझकर, भाव अर्थ आदि जानकारी, सटीक नाम देना, इस जानकारी को जान करके आपको बिल्कुल जानकार इसका बनना पड़ेगा कि पाठ्य को पढ़ करके, समझ करके, जान करके आप उसका एक सटीक नाम को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसीलिए रखा है, कॉमा के अंदर, कि नाम मतलब शीर्षक देना है आपको। गद्यांश के केंद्रीय भाव को समझना, इसके लिए गद्यांश के केंद्रीय भाव को समझना बहुत आवश्यक होता है। केंद्रीय भाव का अर्थ यह है कि उस गद्यांश को पढ़ करके उसके बीच में जाकर था, उसके भाव में, अंदर में, लब्बो लबाब कहते हैं जिसको, उसका कहानी का पूरा लब्बो लबाब ये है, कहते हैं पूरी कहानी बताने का ये है अर्थ। ये तो जो छोटा सा एक आपके मस्तिष्क में क्लिक करता है, वो गद्यांश का शीर्षक कहलाता है। फिर है इसकी प्रश्न प्रणाली, जो चौथा अंग है। ये 3 अंग तो किसी के लिए भी हो सकते हैं। चौथा अंग जो होता है, ये इसका मुख्य भाव, इसके सारे पाठ्य के भाव को आप कितना समझ रहे हैं, कितना आप इसको कर पाएंगे, कितना आपकी बोधगम्यता है, कितना आप इसको जान पाए हैं, इसको समझने के लिए ये जो है प्रश्न, इसके प्रणाली बनती है, अर्थात प्रश्न की संरचनाएं बनती हैं, प्रश्न बनते हैं, उस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। बोधात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और अन्य भी जो प्रश्नों के प्रकार हैं, वो प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो शब्द, वाक्य, भाव ग्रहण, अर्थ ग्रहण संबंधी या बोधात्मक, रचनात्मक तथा गद्यांश के प्रत्येक अवयव, अर्थात गद्यांश में कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा भी यदि लगा हुआ हो, या कॉमा लगा हो, या योजक चिन्ह लगा हो, या आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, कोई भी, ये योजक चिन्ह होता है, ऐसे ये दिन और रात के बीच में लगता है, जो ये दिन रात के बीच में लगा, योजक चिन्ह लगा हो, या विस्मयादि बोधक लगा हो, या कामा लगा हो, कुछ भी लगा हो, या सेमीकोलन लगा हो, कुछ भी लगा हो, या इन्वर्टेड कॉमा लगे हो, ये कुछ भी लगे हो, इस पर आधारित आपके जो है गद्यांश में प्रश्न बन सकते हैं। ये ध्यान रख। और रेखांकित भी एक, इसमें रेखांकित शब्द भी आता है कि रेखांकित यदि है कहीं पर, तो उससे संबंधित भी गद्यांश में किसी अंश को अगर रेखांकित कर रखा है, तो उससे भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। इसके लिए हमको इसको समझना, सीखना और इसके भाव को ग्रहण करना, इसके अर्थ को ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसमें अन्य भी जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बीच में ही, और आप इसको करने का प्रयास करिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको, ये तो कक्षा शिक्षण था, अब आपको गद्य में आपने यहाँ पर जो सीखा है, इसमें मुख्य आपने कि विषय वस्तु कैसी होती है, उसकी संरचना, शीर्षक, प्रश्न निर्माण, प्रश्नों की कसौटी, प्रश्न बनाने का अर्थ, भाव, बोधगम्यता, ये सब सीखा है। ये आप कक्षा का दृश्य देख रहे हैं, मेरी कक्षा का। यहाँ आप हरित पट पर देख रहे हैं, लिखा रखा है। तो कुछ और तथ्य भी जो उचित शीर्षक के लिए हो सकते हैं, वो आपको बताते हैं। चलिए, जैसे गद्यांश का उचित शीर्षक, इसके लिए पूरे गद्यांश का अध्ययन, अर्थात उसको ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पढ़कर जो अर्थ और भाव प्राप्त हो रहा, आपके मस्तिष्क में आ रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक अत्यधिक छोटा अर्थात कम शब्दों या अक्षरों वाला न हो, या अत्यधिक बड़ा अधिक शब्दों या अक्षरों वाला न हो अर्थात वाक्य वाला न हो। और शीर्षक गद्यांश के अनुसार उसके केंद्र अर्थात मूल बिंदु कि क्या कहा,
या समझाया जा रहा है। अर्थात लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, या जो आपके प्रश्न पत्र में है ये क्यों दिया गया होगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जब मस्तिष्क में आता है तो अपने आप आ जाता है, तो क्या कहा या समझाया जा रहा है उस पर आधारित होना चाहिए। अब जो एक बात और ध्यान रखनी है, छोटे शीर्षक न हो, जैसे घर, भारत, आज, महिमा, महान जैसे शीर्षक से बचना चाहिए। अर्थात छोटे छोटे शीर्षक भी न हो। मातृभूमि, प्यारा भारत, आजकल की दुनिया, भारत की महिमा, देव महिमा, भारत के गुण, विद्यार्थी का जीवन, विद्यार्थी, अनुशासन का महत्व, इस प्रकार के शीर्षक हो सकते हैं। यदि पहले से पढ़ा गया गद्यांश आता है तो पढ़ा गया गद्यांश या याद किया गया गद्यांश का शीर्षक ही लिखना चाहिए। फिर एक शीर्षक अपनी तरफ से भी लिखना चाहिए, क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि कॉपी बच्चा मंगाता है घर, तो उसको एक प्रमाण के रूप में वहाँ पर दे सकता है कि मैंने इस पुस्तिका से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है और ये गद्यांश था। तो गद्यांश का जो है यदि आपको आता है, पहले से आपने पढ़ रखा है, तो उस गद्यांश का शीर्षक भी लिखना चाहिए और अपनी तरफ से भी एक शीर्षक लिखना चाहिए। महत्वपूर्ण दूसरा अंतिम है 8वां नंबर पर कि गद्यांश का केंद्रीय भाव शीर्षक में आना चाहिए। अर्थात गद्यांश क्या कहना चाह रहा है ये जरूर आना चाहिए। अब गद्यांश में बहुधा प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उसकी प्रश्न प्रणाली या विशेषता को आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हरित पट पर भी आपको दिख रहा है, कक्षा में बताया गया है। मैं चाहता हूँ ये सभी छात्रों को प्राप्त हो, जो भी अनुभव है। तो कक्षा शिक्षण के अनुभव को हम प्राप्त करते हुए देखते हैं। ध्यान दीजिए अब आगे कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। गद्यांश जो बहुधा प्रश्न पत्र में आते हैं या प्रश्न में उसकी विशेषता रहती है, अर्थात प्रकार रहता है कि किस प्रकार का गद्यांश आता है या गद्यांश के विषय, इनकी केंद्रीय विषय या उपविषय क्या हो सकते हैं। गद्यांश की विशेषता को पहचानना आवश्यक है। किस विषय पर आधारित है यह गद्यांश, यह भी जानना आवश्यक होता है। जैसे देश प्रेम, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता या अन्य आंदोलन, क्रांति आदि पर आधारित हो सकता है। गद्यांश मातृभूमि, राष्ट्र प्रेम, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, नैतिक शिक्षा, व्यायाम, आविष्कार, वैज्ञानिक खोज आदि पर भी आधारित हो सकता है। या पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण का मतलब यहाँ परिवेश से संबंधित है, प्राकृतिक वाला पर्यावरण नहीं, यानी कि सामाजिक परिवेश में जो चल रहा है, जाति कुप्रथा वगैरह आदि, या अच्छे गुण, अच्छे भाव, अच्छा व्यवहार, लोक व्यवहार, उस पर आधारित, आपके परिवेश पर आधारित अर्थात ये हो सकता है। फिर गद्यांश समसामयिक घटना, समाचार, आपदा आदि पर भी आधारित हो सकता है। गद्यांश की एक मुख्य बात और है कि गद्यांश प्रकृति पर आधारित, अब आ रहा है प्रकृति की बातें, प्रकृति पर आधारित हो सकता है। पेड़ पौधे, हिमालय वगैरह वगैरह, हिमालय, पर्यावरण, नदी, पेड़ पौधे, स्थान या किसी अन्य के इस भौगोलिक परिस्थितियों पर, अन्य परिस्थितियों पर हो सकता है। महापुरुषों पर आधारित हो सकता है, जैसे जीवनी, आत्मकथा, कहानी, कार्यवृत्त, इनके कृत्य उनके क्या रहे, व्यवहार आदि के अंश पर आधारित हो सकता है। फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति, साहित्यिक और अन्य पुस्तकों आदि पर आधारित या साहित्यिक पुस्तकों पर आधारित भी हो सकता है। इस प्रकार बहुत विषय हैं जिन्हें पहचान कर समझा जा सकता है और आपका ये पाठ्यक्रम, ये जो गद्यांश है, बहुत अच्छा बन सकता है। अब चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर, जहाँ पर हम आपको एक आशीर्वाद के स्वरूप हमेशा की तरह गद्यांश इस पाठ्य को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार आपने गद्यांश को किस प्रकार से बनाना चाहिए, गद्यांश के प्रश्नोत्तर कैसे करने चाहिए, ये मैंने आपको छोटे से उदाहरण दिए हैं, समझाया है। आपको मैंने कक्षा का भी इसमें चित्रण कराया कि किस प्रकार से कक्षा में बताया जाता है और किस प्रकार से हमें गद्यांश को करना चाहिए। ये यद्यपि कक्षा 9-10 का पाठ का है, 10 का है, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और जो मेरे स्नातक परास्नातक के विद्यार्थी हैं, यदि वहां पर आता है या अन्य जगह कहीं आता है तो वहां पर के लिए भी उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें।